उत्तर न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं निधि विनोदिया और मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी महिला से जिनका जीवन का जो सफ़र है कई लड़कियों को प्रेरणा देता है। उन लड़कियों को जो मिडिल टाउन से जुड़ी हुई हैं, जिनको सामाजिक बंदिशों का कई बार सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चिंता की बात कि सफल नहीं हुए, मुकाम नहीं मिला तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, वही आलोचनाएं, वही बातें। तो आइए मैं आपको मिलाती हूँ शुभ्रास्था से। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। वैसे तो ये एक अब अलग पहचान बन चुकी है हॉट डिबेटर की। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे, हॉट डिबेटर की जो पहचान है, ये बीज, ये जो अंकुर हैं, बचपन से ही आपके अंदर आ गए थे? आप स्कूल के भी प्रोग्राम में, जो डिबेट प्रोग्राम होते थे, उसमें अपना कब्जा जमा के रखती थी? मतलब आपने सोच रखा था कि बचपन से कि किसी को बोलने नहीं देना है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि बोलने नहीं देना है वाली चीज़ नहीं थी। ये ज़रूर था कि मैं बचपन से ही मुखर रही और मुझे लगता है कि गांव की लड़कियां बहुत मुखर होती हैं। घर आंगन में जो गीत गाए जाते हैं, घर आंगन से जुड़ी जो महिलाएं होती हैं, हर मौके के, हर तरह के, हर वर्जनाओं को तोड़ते हुए वो अपना जीवन जीती हैं और अपने जो भी आर्टिकुलेशन उनका है गीतों में, लोक कलाओं में, वो रहता है। और मेरे चूँकि संस्कार वहीं के हैं, मेरे संस्कार गांव के हैं, तो इस वजह से मुखरता हमेशा से रही। लेकिन ये बात भी आपकी बिल्कुल सच है जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि बहुत सारी वर्जनाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बंदिशें होती हैं। सौभाग्य से मैं एक ऐसे घर में थी जहाँ पर मुझे कभी भी उन वर्जनाओं को लेकर के रोका नहीं गया, या मुझे मेरी क्षमताओं को मुखरता से सामने आने के दौरान किसी भी तरीके की कोई भी व्यवधान किसी भी तरीके का उत्पन्न नहीं किया गया। इसकी वजह से ये बात सच है कि स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, मैं हमेशा डिबेट्स में, डेक्लेमेशन, पेपर राइटिंग, ये सारे चीज़ों में मैं पार्टिसिपेट करती रही। सुनना हमेशा मुझे अच्छा लगता है, तार्किक बातें, तथ्यात्मक बातें। मैं हमेशा अभी भी चाहती हूँ कि जिस डिबेट में भी जाऊँ वहाँ वैसी बातें हों, लेकिन हाँ, एक लिमिट के बाद मैं अतार्किकता बर्दाश्त नहीं कर पाती। और अगर डिबेट का फॉर्मेट ऐसा होता है कि आप जो सामने वाला जो भी कह रहा है उसको कहने के लिए आपके पास एक ग्रेसफुल आर्टिकुलेशन है कि आप उसको जवाब दे सकें, तो मैं कोशिश वही करती हूँ। लेकिन उन मंचों पर जहाँ पर वो गुंजाइश नहीं होती है, जहाँ पर आपको अपना लंग पावर यूज़ करना पड़ता है, तो लंग पावर भी ठीक ठाक है मेरी। शुभ्रास्था जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके जीवन का पहला टर्निंग पॉइंट, यानी कि आपने जहाँ से शुरुआत की, किस शहर से आपका सपना पूरा हुआ, चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो, कहाँ से, और उसके पीछे कहानी क्या होगी? देखिए, जीवन में ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता किसी के जीवन में भी कोई एक टर्निंग पॉइंट होता है। बहुत सारी घटनाओं का, बहुत सारे अनुभवों का समुच्चय होता है कि आप अपना जीवन जैसे जी रहे होते हैं उसकी परिभाषा भी बनती है और उसका तरीका भी आपको आता है। गांव से लेकर के पटना तक का सफ़र बहुत स्मूथ था, शायद मेरे पेरेंट्स के लिए नहीं रहा होगा। वो जानकारी भी मुझे नहीं है कि उन लोगों को क्या सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपने गांव से पहली लड़की थी जो कि बाहर जा कर के, शहर में जा कर के जिसने पढ़ाई की, और जिसकी मेरे जो भी हम उम्र की जो लड़कियां थीं उन्होंने मुश्किल से +2 किया। और मैं दिल्ली आई, दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो वो जो सफ़र था वो शायद मेरे पेरेंट्स के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था। मुझे लगता है दिल्ली आने के बाद जो एक झंझावात होता है किसी भी मिडिल क्लास की लड़की का और एक छोटे शहर की लड़की का, वो झंझावात मेरे मन में भी चला। आधुनिकता और पारंपरिकता का जो सामंजस्य है वो बिठाने में काफ़ी समय लगा। बौद्धिक मैं टर्म्स में कह रही हूँ, पहनावे ओढ़ावे और जीवन जीने की शैली की बात नहीं कर रही हूँ। मानसिक रूप से जो आपको सबल होना पड़ता है और स्ट्रांग होना पड़ता है कि ये भी एक सच है और ये भी एक सच है। हम ये नहीं भूल सकते कि हम जिस जगह हम दिल्ली में बैठे हुए हैं वहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर पब्स भी हैं। और मैं ये भी नहीं भूल सकती कि मैं जिस परिवेश से आती हूँ उस परिवेश में लड़कियों का बाहर ठेले पर समोसा खाना भी उनके चरित्र पे सीधा सवाल उठाया जाता है। तो इन दोनों तरह के जीवन को मैं जीने का मुझे सौभाग्य मिला। इस वजह से मेरा विस्तृत शायद रेंज रहा एक्सपीरियंस का, अनुभवों का। तो कोई वही जैसे जो आपने सवाल पूछा, वन टर्निंग पॉइंट कोई नहीं था, बहुत सारे अनुभवों का समुच्चय था जिसकी वजह से जो भी मैं कर रही हूँ आज कर रही हूँ। मैम, आप जिस परिवेश से हैं, मतलब कि आप पेज 3 से लेकर हर बड़े प्राइम टाइम चैनल की डिबेटर रही हैं, हॉट डिबेटर रही हैं, लेकिन आपका जो जुड़ाव है, यानी कि आप हमेशा रीति रिवाजों से जुड़ी हुई रही हैं, चाहे वो गाँव घर की रीति रिवाज हो, चाहे कुछ हो, चाहे छठ पूजा ही क्यों ना हो, आप हमेशा जुड़ी रही हैं।
दिल्ली की जो फैशन है, ये जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, इसका नशा कभी आपको नहीं लगा? एक तो पहले हॉट डिबेटर क्या होता है, मैं इसकी परिभाषा जानना चाहती हूँ। और हॉट डिबेटर मतलब आप अपनी बेबाकी से जो आप सवाल बातें रखती है, मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ। चूंकि मैं बेबाकी से सवाल रखती हूँ, अगर मैं आपकी बात से ही इसका जवाब दूँ तो फिर मुझे किसी भी चीज़ का चस्का जो कहते हैं वो क्यों लगना चाहिए। अल्टीमेटली आप जिस, मुझे लगता है जिस परिवेश की आप बात कर रही हैं, जहाँ पर उन्मुक्तता को बहुत बड़ा, दैहिक उन्मुक्तता को बहुत बड़ा एक फेमिनिज्म का एक बहुत बड़ा पर्याय मान लिया गया है कि एक तरीके से कपड़े पहनना, एक तरीके से बिहेव करना, एक तरीके की जीवन शैली अपनाना आधुनिकता का पर्याय सभी के लिए नहीं, कुछ जो फेमिनिज्म की जो कुछ पुरोधाएं हैं उनके लिए जो बन गया है, उस परिवेश में मुझे अपने आप को ढालने के लिए पहले स्वयं सोचना पड़ेगा कि क्या मैं कंफर्टेबल हूँ इस स्पेस में। मैं ये बात बता दूं कि मुझे बहुत पसंद है कि कई बार मैं बैठ करके, मुझे एक वाइन का ग्लास एंजॉय करना भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं वो मंच और वो प्लेटफॉर्म अपनी चॉइस से खुद से चुनूंगी। उसके लिए मुझे दिल्ली के चांदनी चौक में जाकर के क्रांति करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिफ्रेंसिएशन मुझे लगता है कि वही जो आप बात कर रही हैं, जिस तरीके का परिवेश है उस परिवेश से आया है कि मुझे किस जगह पे कौन सी क्रांति का क्या बिगुल फूंकना है, ये चेतना मेरे में शायद, मुझे ऐसा लगता है कि आई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मैम। मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, थोड़ा पर्सनल है जी। आप और आपके जो हस्बैंड है, जैसे कि आप इंडिया में रही, हमेशा आपने अपने आप को मुखर रखा है। सर जो हैं, रजत सर, वो हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं और आप दोनों के विचार काफ़ी डिफरेंट होंगे, तो क्या तालमेल बैठ जाता है? एक्चुअली विचार बहुत डिफरेंट नहीं हैं, शायद इसी वजह से हम लोग एक फील्ड में एक साथ काम कर पा रहे हैं। ये ज़रूर है कि पुरुष और महिला दोनों के काम करने का तरीका अलग होगा ही होगा। वो मुझे लगता है कि प्रकृति प्रदत्त है कि एक दोनों के सोचने का लहजा अलग होगा, कार्यशैली अलग होगी, लेकिन मूल में जो हम लोगों के वैल्यूज़ हैं, जो भी मूल्य हैं, पारिवारिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, वो बहुत हद तक मिलते हैं। रजत का भी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, वो भी बहुत मिडिल क्लास से उठे हुए व्यक्ति हैं। उनके पिताजी का संघर्ष बहुत, मैंने सुना है सर कानपुर से बिलोंग करते हैं। जी। रजत के पिताजी और उनके भी पिताजी का जो संघर्ष रहा वो बहुत अधिक रहा। तो ऐसे परिवेश के और ऐसे माता पिता जब आपको रेज कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मूल्य होते हैं जो आपके जीवन का सूत्र बन जाते हैं। मुझे लगता है वो सूत्र कहीं ना कहीं हम लोगों को जोड़ता है। मैम, आप दोनों रणनीतिकार हैं और आप दोनों की वजह से कई जगह सरकारें भी बनी हैं, तो मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि परिवार में किसकी रणनीति ज़्यादा चलती है, सर की या आपकी? एक तो प्रोफेशनली रणनीतिकार शब्द से मुझे हमेशा से, आपको मालूम है कि थोड़ा परहेज़ रहा है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल फील्ड में, हर कार्यकर्ता, हर वो व्यक्ति जो महत्वाकांक्षा रखता है वो कहीं ना कहीं रणनीति बनाता ही है। लेकिन मैं आपकी जो बात है उसके मर्म पे अगर मैं जाऊँ तो ये तो मैंने सुना है फुटकर न्यूज़ सिर्फ महिलाओं का चैनल है, महिलाओं द्वारा संचालित चैनल है। अपने अपने घर में किसकी किसकी चलती है और आप अपनी अपनी बहनों और माँओं और मौसियों और बुआओं के यहाँ किसकी किसकी चलती है वो हम सब जानते हैं। आप डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, और जो बात तार्किक होती है वो गृहिणी का काम होता है कि उस चीज़ को परिणीत करे जीवन में। लेकिन मुझे लगता है वो टेम्परामेंट की बात होती है। रिश्तों को निभाना मूलतः महिलाएं ही करती हैं, तो शायद जो रणनीति है वो भी महिलाओं की ही चलती होगी। वैसे ये प्रश्न शायद मेरे पति से आप पूछेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा जवाब मिलेगा। क्या बात है मैम। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, नॉर्थ ईस्ट में भी आपकी सरकारें बनी हैं, आपने वहाँ पे भी काम किया है, तो क्या वहाँ भी जो आपकी सफलता रही है, वहाँ भी आप, क्योंकि आपकी भूमिका अहम रही है, तो क्या आपकी सफलता जो है, आपकी जो बुक है द बैटल ऑफ लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट, क्या ये उससे एक अलग पहचान बनी है? देखिए, जब हम काम कर रहे थे पूरे कैंपेन के दौरान, उस दौरान हमारे जहन में नहीं था कि किताब लिखी जानी चाहिए या किताब का कोई मतलब परिकल्पना नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते गए और हमें लगने लगा, हमारी जो भी डेटा टीम थी उसके थ्रू हमें जब सर्वे से पता चलने लगा कि बहुत भयानक लीड मिल रही है भाजपा को, और ये युगांतकारी घटना थी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, क्योंकि कभी वहाँ पर भाजपा की सरकार बहुमत से नहीं बनी थी। तो हमें लगा कि इस ऐतिहासिक घटना को रेखांकित किया जाना ज़रूरी है, और रेखांकन से ज़्यादा उसका आकलन किया जाना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ,
कि जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और रीजनल जो छत्रप हैं, उनका गढ़, जो राजनीति उनका गढ़ रही, वो किला कैसे आखिर फतेह हुआ। और उसके पीछे केवल राजनीतिक कारण नहीं थे, उसके पीछे ऐतिहासिक कारण थे, कल्चरल कारण थे। उन सबों का सामंजस्य बिठा करके हमने सोचा कि कुछ लिखा जाए। और एक चीज़ और भी कहीं ना कहीं जहन में ज़रूर रही कि हम इवेंट मैनेजर्स नहीं हैं। जब हमने चुना कि हम इस फील्ड में काम करें तो हमें बड़े बड़े होर्डिंग पे, बड़े बड़े बिलबोर्ड पे केवल लीडर्स को खड़ा करना हमारा काम नहीं था। हमारा काम एक पढ़े लिखे नागरिक के रूप से इंटरवेंशन करना भी था राजनीतिक, चुनावी राजनीति में। तो और हम लोगों का काम करने का तरीका बहुत अलग था। हम कहीं से टिकट नहीं मांग रहे थे, हम बिल्कुल बाहर से थे। और ऐसे सिचुएशन में ऐसे 2-3 लोग, प्रोफेशनली ड्रिवन लोग अगर आकर के इंटरवीन कर रहे हैं तो उनका क्या अनुभव रहा, ये मुझे लगता है कि हमें लगा कि और युवाओं के बीच में आना, बात करना ज़रूरी है इस मामले में। तीसरी बात हमें लगी कि 2013-14 से, स्पेशली जब से मोदी जी नेशनल पटल पे सक्रिय होने और लीडरशिप वाले रोल में जब आने की उन्होंने चेष्टा की शुरुआती दौर में, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया था कि युवाओं को जोड़ करके, और बहुत सारे काम गुजरात में बतौर चीफ मिनिस्टर भी किया, उन्हीं की टीम के साथ जुड़ करके, पहली बार मैं इस फील्ड में जब आई तो उन्हीं की टीम के साथ जुड़ करके काम करने का मौका मिला। तो ये जो हमारे राजनीतिक चुनावी जीवन में जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था भारत की राजनीति में, उस रणनीति को भी का भी आकलन मुझे लगता है करना ज़रूरी समझा। तो इसीलिए हर चैप्टर में हमने अलग अलग तरीके से इस विषय पे बात करने की कोशिश की। अंतिम बात मैं फिर से रेखांकित करूँगी कि ऐसा नहीं है कि हम पहले व्यक्ति थे जो ऐसा कर रहे थे। तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने बैकरूम में रह करके काम किया शुरू से, मतलब वो नेहरू जी के समय से लेकर के आज तक। हर नेता, जो बड़ा नेता होता है, उसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी टीम होती है जो काम करती है। लेकिन मुझे लगा कि जिस तरीके के ब्रांडिंग के साथ हम काम कर रहे थे कि हार्वर्ड और MIT डिग्री को बहुत ज़्यादा उछाला गया, रजत की डिग्री को मीडिया ने उछाला, तो मुझे लगा कि फिर ऐसे लोगों का पर्सपेक्टिव आना ज़रूरी है कि ये फील्ड हमारे लिए क्या है, हमने क्यों नॉर्थ ईस्ट चुना, हमने क्यों अपना होम टर्फ बिहार या यूपी से हमने शुरुआत क्यों नहीं की। तो ये सारे मुद्दे थे जिनको लेकर के हमें लगा कि किताब लिखी जानी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने के लिए। और मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि फुटकर न्यूज़ को सिर्फ फॉलो ही ना करें, इसके पीछे जो एक सोच है, चिंता है, पूरे ऑल वुमेन की टीम है ये, आप इनको ज़रूर समर्थन दें, इनका सपोर्ट करें, अपने नेटवर्क में फुटकर न्यूज़ की बात करें। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जोड़ा। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ शुभ्रास्था, जिन्होंने बताया कि वो बचपन से कितनी मुखर रही हैं, हमेशा अपनी बातों को लेकर बेबाक रही हैं। ऐसे ही अन्य हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। फुटकर न्यूज़ पे देखते रहिए, हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।